11 एक्शन। अंजना जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की हार को प्रत्यक्ष सामने खड़े देखकर येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से जो जमीनी मुद्दों पर टिका हुआ चुनाव है उसको हिलाने के लिए, उसको बरगलाने के लिए जिस कदर अमित शाह उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जिस तरह से किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करने पर उतारू हो गए हैं, उसे सुनकर मुझे तो हंसी भी नहीं आती, मुझे दया आती। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता है, क्षोभ होता है इस बात का कि देश की सत्ता की कुर्सी पर ऐसे लोग काबिज हैं जिन्हें लोकतंत्र का ला नहीं मालूम और संविधान का सा नहीं मालूम। तो देखिए, समस्या ये है कि केवल एक तानाशाह ही ये सोच सकता है कि अगर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया है, अगर सत्ता उसके पास आ गई है, अगर वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन गया है, तो उसको हटाने की बात ही नहीं की जा सकती। सही पकड़े हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता जो लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है, वो तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को भी पहचानेगा ना अंजना जी। वो ये मानेगा कि आज अगर वो राजा समझ रहा है अपने आप को, तो जनता ऐसे चुटकियों में उसे रंग भी बना सकती है। और वही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाला है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो ये हार की बौखलाहट है, जिसके कारण मैं कहूंगी कि एक अच्छी टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर किसी न किसी तरीके से कुतर्क किया जा रहा है। देखिए क्या कहा खड़गे जी ने। खड़गे जी ने कहा कि मेरा 83वां साल चल रहा है और जब तक हम मोदी को हटाएंगे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। आगे की बात भी सुनिए। जनता सामने बैठी थी, जनता से कहा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके हक की बात करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा जनवादी बात, देशभक्ति की बात, वो खड़गे जी ने कल की। लेकिन इनको बुरी इसलिए लग गई क्योंकि इन्हें लगता है कि सत्ता जो है ना, इनकी बपौती है, इनके बाप दादा की जागीर है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई हटा नहीं सकता। और जहां तक आपने वक्तव्यों की बात की, मैं जानना चाहती हूँ क्या, कैसे, किन वक्तव्यों की बात आप पूछ रहे हैं अंजना जी? जब नोटबंदी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जीडीपी 2% आके गिरेगी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पूर्व प्रधानमंत्री बाथरूम में कैसे नहाते हैं, इस किस्म की टिप्पणी की थी कि नहीं की थी? एक पूरी कौम की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की थी कि नहीं की? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? संसद के भीतर खड़े होकर एक दूसरी महिला सांसद को राक्षसी और शूर्पणखा कहा था कि नहीं कहा? एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय, कहा था कि नहीं कहा? कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहा था कि नहीं कहा था? तो किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं एक लाइन और बोल दूं तो मैं कथनी पर नहीं जाती, मैं करनी पर जाती हूँ। गौरव भाटिया जी ने यहाँ पर कहा विकसित भारत बनाएंगे। वैसे ही विकसित भारत बनेगा 47 में, जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो रही थी। एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि 27 रुपया प्रतिदिन किसान कमा रहे हैं। वैसे ही विकसित भारत बनाएंगे जहां पर छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के प्रति अपराध 98% बढ़ गए मोदी जी के कार्यकाल में। जहां यही नहीं, अभी और सुनिए। 15,000 नौजवान हर साल आत्महत्या करता है, जहां पर सैनिकों को मजदूर बनाया जा रहा है अग्निवीर योजना के तहत, जहां पर किसानों की लाचारी इतनी बढ़ गई, काले कानून का विरोध करते हुए 750 किसानों ने शहीदी दे दी, लेकिन उसके बाद भी इनकी सांसद अभी फिर कह रही कि काले कानून वापस आएंगे, वो निकाली नहीं जा रही। जहां पर एफडीआई गिरती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा, बीच में बोलिए, ऐसा विकसित भारत जहां पर शौचालय है पर पानी नहीं, सिलेंडर है पर गैस नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं, गाड़ी है, स्कूटर है पर भरवाने के लिए तेल और डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, तो ऐसे विकसित, असल में विकसित भारत का सबसे बड़ा रोड़ा ही मोदी जी है। अब अगले राउंड के लिए आप वेट कीजिए। गौरव भाटिया जी, भारत विकसित होगा नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अंजना जी, अच्छा लगा जब आपने आज महिलाओं के हक की बात की। मुझे लगता है कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हो, यदि उनके साथ किसी भी तरीके की गलत बात होती है, यदि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है सबसे पहली कार्रवाई तो उस महिला को स्वयं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी बदतमीजी की, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, सबसे पहले निकलकर बाहर उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए जेल की हवा खिलाई जाए। आरोपों को सत्यापित करने के लिए भी मैं कहूंगी उसकी कोई जरूरत नहीं। वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्किस बानो के साथ भी होना चाहिए। बिल्किस बानो दर दर की ठोकरें खाती रही, कितने साल इंसाफ का इंतजार किया, हम सबको मालूम। वही बात विनेश फोगाट के लिए भी होनी चाहिए।
बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह जी ने कुचलवाया, पेट पे लाते पड़वाई, बाल पकड़कर घसीटवाया उन पहलवानों को। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जो देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान लेकर आते, जब वो पेरिस के ओलंपिक में विनेश फोगाट नहीं जीत पाई 100 ग्राम वजन की वजह से, तो ये जो दिखा रहे थे ना अभी मुझे 2-4 तस्वीरें, इनकी पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी ने विनेश फोगाट का केवल मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं मान हरण नहीं किया, बल्कि देश का भी किया। वही बात मैं थोड़ा सा और आगे ले जाती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी पर भी आ जाती हूँ। दीदी ओ दीदी, याद होगी ये तालियां, किसने कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? देखिए, तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप कथनी पर जाएंगी तो बहुत लंबी फहरिस्त है। मणिशंकर अय्यर ने अपशब्द कहे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, हमने उनको निलंबित किया। किसी एक नेता को बताइए जिसने निलंबित किया। और आप कांग्रेस पार्टी छोड़िए, महात्मा गांधी के खिलाफ नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को इन लोगों ने सर पर बिठाया, सांसद की टिकट दी, चुनाव जितवाया। तो ये आप बात मत करिए आ जाकर। आपने शेर सुनाया, मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए, और अगर ज्यादा मुश्किल लगाओ तो साधारण शब्दों में भी कहती हूँ, सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, अभी महिलाओं की बात से थोड़ा सा और मैं इतर आकर बात करना चाहती हूँ। भाई, आप ये कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, बड़ा अच्छा लगता है सुन सुन के, मोदी जी बहुत अच्छी बात। पर मैं फिर से कहूंगी कि लोकतांत्रिक मूल्य देश के यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सत्ता पर रह सकता है और उसको हटाने की बात की जा सकती है। हमने किसी को जान से मारने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली देकर कहते थे गोली मारो, मैं उस गाली को यहां पर देना नहीं चाहती, मुंह से अपने निकालना नहीं चाहती। यही नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार हेट स्पीच देते हैं चुनाव में। इनको सुप्रीम कोर्ट तक से इंडाइट किया जाता। मैं तो वो हेट स्पीच के शब्द भी नहीं बोलना चाहती। पर हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ अंजना जी कि आज अगर आप नैरेटिव को, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ऊपर उठाना चाहेंगे तो आप किसने क्या कहा से लेकर किसने क्या किया पर भी जाइए। और उसमें ये हम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, ये 47 हमें विकसित देश बनाएंगे वो तो छोड़ दीजिए, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इनका देख लीजिए। तो क्या है, 39 बड़े रेल हादसे हुए हैं, 39 बड़े रेल हादसे। इनके जो रेल मंत्री हैं उन्होंने रील बना बना के जनता की रेल बना डाली, इतना बुरा हुआ। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। 56 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए। आपने भी दिखाया, जबलपुर से लेकर राजकोट तक का एयरपोर्ट पहली बारिश नहीं झेल पाया। रामलला का गर्भगृह पानी से भर गया, उसी के साथ साथ छत टपकती हुई हमने नई संसद की देखी। 18,000 करोड़ का अटल सेतु, दरार पड़ गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने में खंडित हो गई, ध्वस्त हो गई, हमने देखा। और यही नहीं, इसी के साथ साथ कितने 26 बड़े आतंकी हमले हुए, करीब 21 से 25 सैनिक घायल और शहीद हुए, 15 नागरिकों की जान चली गई। नीट, यूजीसी नेट, तमाम ऐसे पेपर, सीयूईटी सारे रद्द हुए, लीक हुए। वो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। क्या बात है। तो आप 47 तक तो कहां पहुंचाइएगा? 100 दिन में आपने जो भारत की जनता है उनको त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया। एफडीआई जो है वो 43% नीचे गिर गई। गौरव भाटिया जी, अगर आपको पता हो, कल वोटिंग है, बाकी की टोल टैक्स 15% बढ़ गया अंजना जी। सीएनजी का दाम बढ़ा, कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ा, दूध का, दही का, टमाटर का, प्याज का, सबका दाम बढ़ा है। अब अगले राउंड में गौरव जी, लद्दाख में लगातार कल वोटिंग होनी है जम्मू कश्मीर की बाकी 40 सीटों। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अंजना जी, मैं पहली बात तो आपके इस निष्कर्ष से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुझे लगता है उत्सव होता है, और उस प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक चोगा पहनाकर कहीं ना कहीं स्पेक्टिकल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद चुनाव हुए, जनता जनार्दन ने जो समझा उसके आधार पर वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारी। तो कृपया इस तरीके का निष्कर्ष ना निकालें कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का कोई भी नेता जो है
वो रामलला के सम्मान में या राम मंदिर के सम्मान में बात नहीं कहता, अपमान करता है। मुझे लगता है मैं फिर से उसी बात पे आऊंगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अरे आपने इतना भ्रष्टाचार किया कि यहाँ पर रामलला के गर्भगृह में पानी भर गया, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। वहां पानी भरा, यहाँ इनके मुंह में दही भर गया, कुछ नहीं कर पाए। जनता माफ नहीं करेगी। आपको याद होगा महाभारत में कहा गया था अश्वत्थामा मारा गया, और उसके बाद ये पता चला कि अश्वत्थामा हाथी था। वो अश्वत्थामा के बारे में बात नहीं की गई और ये कहा गया कि अर्ध सत्य भी असत्य होता है। तो गौरव भाटिया जी की ना बड़ी कलाकारी है कि दूसरे पर आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो। मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये खेल शुरू कहां से हुआ। ये गौरव ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगा रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ और दिखा रहे हैं और कह रहे हैं शेम टू शेम, बिल्कुल एक जैसा। और इसके बाद से ये सीरीज शुरू हो गई जिसमें तमाम लोगों ने तमाम लोगों के साथ फोटो दिखाई और कहा शेम टू शेम। उसमें गौरव भाटिया जी के लिए भी कई किस्म की तस्वीरें दिखाई गई। हालांकि मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष क्या सोचता है, इनकी खुद की पार्टी भी क्या सोचती है। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। अब मैं आगे आ जाती हूँ। आपने मुझसे सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवाल पूछे। ये कहा गया कि कलकत्ता में जो एक जघन्य अपराध हुआ, राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने उस पर ट्वीट किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। मैंने आपके शो पर वो पूरा ट्वीट पढ़कर भी सुनाया था, अगर आप चाहें मैं दोबारा कर सकती हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर मैं तो जानना चाहती हूँ कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे। 17-18 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहां पर पिछले 15-20 दिनों में 12-13 मौत हो चुकी है, लेकिन वहां जाने की कोई सुध नहीं है। मोदी जी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आपने मुझसे 2-3 सवाल और पूछे, मैं जल्दी जल्दी से सबके जवाब दूंगी, फिर आप इनके पास जाइए। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी बता दीजिएगा रागिनी जी। ठीक है, उसके लिए चलिए उस पर आ जाती हूँ। चलिए उस पर आ जाती हूँ। पहले देखिए 300 अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। 370 इतना इन्होंने हड़कंप मचाया, बीच में ना बोले। उसके बावजूद लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनकी हिम्मत नहीं हुई एक लोकसभा का चुनाव लड़े, एक लोकसभा की सीट कश्मीर में ये चुनाव लड़े। अच्छा, विधानसभा के चुनाव पर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में अपनी प्रत्याशियों की सूची निकाली, अगले ही दिन वापस लेनी पड़ गई। हरियाणा पर भी आ जाती है। हरियाणा में 10 साल में 5 प्रदेश अध्यक्ष इनको बदलने पड़ गए, 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। जो अभी मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने 4 सीट बदल ली, 2 बार इन्होंने चुनाव की तारीख बदल ली। 36 इनके विधायक, सांसद और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ही बदल ली चुनाव से पहले, और अब ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। मैंने तानाशाह शब्द का क्यों प्रयोग किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, यही समस्या होती है कि जब आपको लगता है ना कि सत्ता पर आप काबिज हो गए तो बस वो कुर्सी आप पकड़कर बैठ गए, कोई हिला नहीं सकता, तो ऐसा ही विरोध होता है जैसा मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में हुआ, हरियाणा में हुआ। और आपके जो घटक दल के ठगबंधन के साथी हैं एनडीए के, वो भी यही करवा रहे हैं आपसे। तो हुए नहीं, 5 बड़े यूटर्न उनको लेने पड़ गए। क्यों भैया? आपने लेटरल एंट्री पे यूटर्न लिया क्योंकि आपका तानाशाही वाला रवैया होता है, आप अपने लोगों से बातचीत नहीं करते। आपको वक्फ बोर्ड के बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको ब्रॉडकास्टिंग बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको इंडेक्सेशन पर यूटर्न लेना पड़ा। ये सारे जमीनी मुद्दे हैं अंजना जी। और आप जब जब मुझसे सवाल पूछेंगी ना, आप धर्म की तरफ बात करवाएंगी, आप कहेंगी कि उसने इसको क्या कहा, उसने क्या कहा। मैं कहूंगी जमीन से जुड़े मुद्दे की बात कीजिए। और अंजना जी, जितनी साफ गोई के साथ आप कह रही है ना कि सबको अपनी आवाज अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। मुझे लगता है एंकर्स को भी अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती है। गौरव जी को बोला है क्यों बिना मतलब का सींग निकाल के बैठती है मेरे शो पे। साफ गोई के साथ बेवजह का मत बोलिए, वो गौरव भाटिया को मैंने कहा था। अरे गौरव जी बोल रहे थे, चलिए अब मैं आराम से सवाल का जवाब दीजिए मैडम। देखिए, नहीं आप मेरी बात एक बात मेरी सुनिए। देखिए, एक तो ना ये प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जब मन करे आप किसी को कुछ भी कह दें, और हम अगर आपसे कोई आप भी वैसे ही कह रहे हैं मैम, आप भी जब से आ रही बिल्कुल सेंसिटिव होंगे, क्योंकि बेवजह की बात मत कहिए। अगर मैंने आपको कुछ बोला होता तो मैं आपकी बात जरूर सुनती। मैंने मोदी जी अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। आपने गौरव भाटिया जी से ये नहीं पूछा कि साफ गोई से मोदी जी ने इस तरीके की बातें क्यों कही थी। गौरव भाटिया जी बताइए इस पर क्या बात। मैंने मोदी जी का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी गिनाया, आपने उस पर भी गौरव भाटिया जी से नहीं कहा। मुझे जितने प्रश्न उनसे पूछने थे मैंने पूछ लिए हैं। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताएं, जिसके बाद में अगला प्रश्न गौरव भाटिया से लूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, मैनिफेस्टो में 370 की बात कह दी है। जी, मैं प्लीज गौरव जी पूरा करने दीजिए।
मुझे मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।